गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी कमेटी या समिति के सिफारिश के आधार पर हुआ, उसमें कितनी समितियां बनाई गई। तो हमने ये देख लिया था कि भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसे एक संविधान सभा ने बनाया, जिसमें संविधान सभा में 299 सदस्य थे। ये हमने यहाँ तक पढ़ा और पूरे संविधान बनाने के लिए 8 समितियों का गठन किया गया था। ये हमने पढ़ लिया, जिसमें कि संघ समिति, अधिकार समिति, संघ राज्य समिति, ऐसी समितियों का निर्माण किया गया और भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसे 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और यहीं पे इसके कुछ उपबंध लागू कर दिए गए थे। शेष जो संविधान था वो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया और भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950। इस दिन हम चाहते थे, इस दिन भी लागू कर सकते थे, लेकिन हमने वो ऐसा नहीं करके इस दिन लागू किया 26 जनवरी 1950। क्यों लागू किया? कि हमें ये डेट याद रखनी थी। 26 जनवरी ये इतिहास में महत्वपूर्ण डेट थी। वो इसलिए थी कि इस दिन 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर नदी के तट पर हमने तिरंगा झंडा फहराया और देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी को याद में रखने के लिए हमने हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया और भारत गणतंत्र बना। यहाँ तक तो हमने ये पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे भारतीय संविधान के संबंध में कुछ मूलभूत बातें या सिद्धांत जो हमें ये दर्शाता है कि बेसिक जानकारी भारतीय संविधान के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन ये होता है पहली बार क्या भारतीय संविधान व्यवहारिक है? ये हमारे क्वेश्चन है। क्या भारतीय संविधान व्यवहारिक है? तो व्यवहारिक का मतलब क्या है? जो व्यवहार में लाने योग्य हो, व्यवहार में लाने योग्य। तर्क सिद्धांत, इसका अर्थ होता है व्यवहार। जो व्यवहार में लाने योग्य हो उसे बोलेंगे अपन व्यवहार। तो क्या भारतीय संविधान व्यवहारिक है? कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक नहीं है। उसके पीछे कई तर्क भी देते हैं कि जो संविधान में निर्णय लिए गए थे वो आम सहमति से नहीं लिए गए थे, वो इसलिए मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान मूल रूप से एक व्यवहारिक संविधान है। क्योंकि हालांकि हमने देखा कि इसकी जो सदस्य थे 299 सदस्य थे, उनमें सैद्धांतिक मतभेद थे, मतलब सिद्धांतों के आधार पर मतभेद था। ऐसे मतभेद नहीं थे सिद्धांतों के आधार पर कि कोई जैसे केंद्रीकरण को अपनाना चाहता था, कोई विकेंद्रीकरण को अपनाना चाहता था, कोई केंद्र को अधिक शक्ति देना चाहता था, कोई राज्य को अधिक शक्ति देना चाहता था, कोई मूल अधिकारों को व्यापक रूप में नियंत्रित करना चाहता था और कोई उनको पूर्ण रूप से आज़ादी देना चाहते थे। ऐसे सिद्धांतों पर मतभेद थे। तो इन सिद्धांतों को सुलझाने के लिए आम सहमति का उपयोग किया गया। आम सहमति, मतभेद थे लेकिन इसके बाद भी आम सहमति बनी और आम सहमति के आधार पर जो वाद विवाद हुए उनको बड़ी सरलतापूर्ण तरीके से सुलझाया ताकि वो भारतीय लोगों को एक अच्छा संविधान दे सके, भारतीय लोगों की अपेक्षाओं, आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा कर सके। वो इसलिए किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक व्यवहारिक संविधान है, उसे व्यवहार में लाने योग्य है, क्योंकि इसके प्रत्येक
उपबंध पर व्यापक रूप से वाद विवाद हुआ, तर्कपूर्ण विवाद हुआ, और जो आम सहमति से सही था भारतीय जनता के लिए, उसको उसमें ग्रहण किया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक व्यवहारिक संविधान है। क्लियर आया समझ आपको? अब अगला हम इसमें देखें तो वो ये कहना चाह रहा है, यह आपको समझ आ गया कि विभाग में डाले हो, तो क्यों है विभाग में डाले हो, तो हम आपको बता देंगे। अब अगला जो बनता है इसका, क्या भारतीय संविधान मौलिक संविधान है? क्या भारतीय संविधान मौलिक संविधान है? अब हम इसको देखेंगे मौलिक। मौलिक का अर्थ होता है वास्तविक या मूल या असली, ये मौलिक का अर्थ होता है। तो क्या भारतीय संविधान मौलिक संविधान है? कुछ लोग ऐसे मानते हैं, कुछ विचारक ये ऐसे मानते हैं कि भारतीय संविधान मौलिक संविधान नहीं है। वो इसलिए मानते हैं कि भारतीय संविधान में अनेक उपबंध जो थे, अनेक उपबंध विदेशों के संविधानों से ग्रहण किए गए हैं। विदेशों के संविधानों से ग्रहण किए गए हैं, इसलिए वो भारतीय संविधान को मौलिक संविधान नहीं मानते, असली नहीं मानते, वास्तविक नहीं मानते। और क्यों नहीं मानते? बता दिया, तर्क दे दिया कि इसमें जो भी उपबंध लिए गए वो विदेशी संविधानों से लिए गए हैं, इसलिए मूल संविधान नहीं हो सकता, मौलिक संविधान नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान मौलिक संविधान ही है। और वो क्यों है? क्योंकि हालांकि संविधान निर्माताओं ने विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, लेकिन जो उसकी परंपरा के आधार पर है उसको अध्ययन किया। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, आयरलैंड, अनेक संविधानों को अध्ययन किया। साथ ही हमने 1935 का भारत का अधिनियम बनाया, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजों ने बनाया था, इसका भी अध्ययन किया। इन सबका अध्ययन करके इन्होंने भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो भारत की परिस्थिति के अनुसार सही था या जो भारत के लोगों के लिए अनुकूल हो सकता था, वैसे सिद्धांतों को इनसे ग्रहण किया है। और ये तो आप भी जानते हो कि किसी भी चीज से या किसी भी देश से कोई नई चीज लेने में, अच्छी चीज लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। वही भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया। भारतीय संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण संकुचित नहीं था, मतलब छोटा नहीं था, उनका व्यापक था, विस्तृत रूप में था। वो इसलिए था कि ताकि भारतीय लोगों को एक अच्छा और सुव्यवस्थित संविधान दे सके, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों का संविधानों का अध्ययन किया, और संविधानों का अध्ययन करने के साथ साथ उनसे जो अच्छी चीजें थी, जो भारत के लोगों के लिए अनुकूल हो सकती थी, भारत की परिस्थितियों में समाहित हो सकती थी, उन चीजों को ग्रहण किया। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान वास्तविक संविधान है, क्योंकि इसका निर्माण भारत के लोगों ने ही किया है। भारत के लोगों ने ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में किया है जब भारत को आज़ादी मिली, तो उस समय हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसका निर्माण किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक मौलिक संविधान है। ये क्लियर हो गया कि ये क्यों है, और हमने यही बता दिया कि क्या क्या कारण। ठीक है, अगला जो टॉपिक बनता है इसका, क्या भारतीय संविधान भारत की जनता, क्या भारतीय संविधान भारत की जनता की नुमाइशगी करती है? करता है। ये यहाँ इसका अर्थ है
संविधान सभा भारत के लोगों का नुमाइंदगी या उसका प्रतिनिधित्व करती है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है। वो इसलिए मानते हैं कि जो संविधान सभा में ये 299 सदस्य थे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता या भारतीय संविधान सभा जो बनाई गई वो भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व के अनुकूल नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान सभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्यों करती है कि हमें जो 299 सदस्य चुने गए इनमें से कुछ सदस्य देशी राजाओं या देशी रियासतों से नियुक्त किए गए और कुछ सदस्य जो विधान परिषद या प्रांतों की जो विधान परिषद होती थी उनसे उनके द्वारा चुने गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम इनको चुनते हैं तो ये जनता के द्वारा चुने गए, तो इन्होंने अगर उनको चुना है तो फिर कैसे नहीं कर सकते हम। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुना है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अभी हम राष्ट्रपति की बात करें या राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो हम राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ना, उसके बावजूद भी वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व तो करते हैं ना। राज्यसभा के सदस्य वहाँ संसद में जाकर हमारी बातों को रखते हैं, हमसे हमारी और बातें करते हैं, तो ये प्रतिनिधित्व तो करते हैं ना। तो वो चीज उन्होंने किया। तो यहाँ हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि भारतीय संविधान सभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बिल्कुल करती है। और उन्हीं के प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्होंने भारत के लिए एक अनुकूल परिस्थिति के अनुसार संविधान का निर्माण किया। तो ये कहना भी गलत होगा कि भारतीय संविधान भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब जो हम टॉपिक ले लेंगे वो है भारतीय संविधान की सफलता के कारण। भारतीय संविधान की सफलता के क्या कारण है, ये हमारा टॉपिक है। अब क्यों है ये तो आपको ही पता होगा। सफल संविधान का क्या वो होता है। सफल संविधान के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि क्यों होता है। ये सफल संविधान के लिए कौन कौन सी शर्त है। तो पहली शर्त तो ये है कि विश्वसनीय नेता हो, दूसरी शर्त ये है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, तीसरी शर्त है कि जनता के आकांक्षाओं के अनुकूल हो, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हो, ये भारतीय संविधान की ये सफल संविधान की वो है। तो वही चीज हमारे यहाँ के संविधान पर लागू होती है, यही चीज है। अब हम पहली बात करें विश्वसनीय नेता हो, तो हमारा जो संविधान सभा बनी उसमें जो 299 सदस्य थे ये अधिकांश ऐसे सदस्य थे जिनका संबंध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रहा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। जब वो कोई व्यक्ति ऐसा करता है, देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करता है, तो जो जनता की आकांक्षा या उम्मीद होती है या उनका विश्वास होता है तो वो नेताओं पे बढ़ जाता है। अब जब नेताओं को उनका विश्वास बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि
क्योंकि भारतीय जनता को लगा था कि यही नेता थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो जब उन्होंने आज़ादी दिलाई तो भारतीय जनता का विश्वास बढ़ा कि जब हमें ये आज़ादी दिला सकते हैं तो हमारे लिए एक अनुकूल, हमारी आकांक्षाओं के अनुकूल हमारे संविधान का निर्माण कर सकते हैं, करेंगे। तो वही चीज जब जनता को इन लोगों पर विश्वास था 299 संदेशों का कि हमारी परिस्थिति के अनुसार हमारे लिए संविधान का निर्माण करेंगे, जब इनको विश्वास था तो यही कारण है कि जो संविधान बनाकर इन्होंने हमको दिया वो एक बहुत अच्छा संविधान था और वो जनता की आकांक्षाओं उम्मीदों के अनुरूप भी बना, तो कंटिन्यू आज भी कायम है। तो पहली बात आ गई कि विश्वसनीय नेता हो। अब हमने इस चीज के लिए पूरा डिस्कस कर लिया कि जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे वो सदस्य थे जिनका संबंध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रहा। जब स्वतंत्रता आंदोलन से रहा तो जनता का विश्वास ऑलरेडी उनके ऊपर था, पहले से इनका विश्वास था, और जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो इनका विश्वास और भी अधिक हो गया। जब अधिक हो गया तो ऐसे लोग जब संविधान का निर्माण करेंगे तो जनता में विश्वास की भावना विकसित हो जाती है और ऐसी स्थिति में वो संविधान कभी असफल नहीं हो सकता है। यही कारण है कि भारत का संविधान अभी तक कायम है या वो सफल संविधान रहा है। दूसरी बात करें हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अब कोई भी संविधान ले लो, अगर उस संविधान में संविधान की शक्तियां किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित होती है, ऐसी स्थिति में वो संविधान असफल हो जाता है। अब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया, शक्तियों को बांटा। कोई कार्यपालिका को स्पेशल शक्ति नहीं दी, न न्यायपालिका को दी, न व्यवस्थापिका को दी, तीनों को बराबर शक्तियां बांटी और संतुलन, नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत के आधार पर, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर शक्तियों को बांटकर उन्हें संविधान का निर्माण किया। नियंत्रण संतुलन का मतलब है सारी जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका वो है वो अपनी सीमा के दायरे में रहकर कार्य करेगी, कोई भी एक दूसरे की शक्ति का उल्लंघन नहीं करेगी। अगर कोई दूसरे की शक्ति का उल्लंघन करता है तो दूसरी संस्था उस पर अंकुश लगा सकती है, उसे अपन बोलेंगे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। वही चीज हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किया। जब हमारे संविधान में इस चीज को रखा गया विकेंद्रीकरण को और इस सिद्धांत के आधार पर शक्तियों को बांटा गया तो भारतीय जनता की जो आकांक्षा उम्मीदें थी, जो अधिकार थे, उनको पूरा हुआ और शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो नहीं रही तो निरंकुशता का कोई चांस हो नहीं सकता था। जब निरंकुशता का कोई चांस नहीं हो सकता था तो ऐसी स्थिति में संविधान की सफलता के चांस 100% बढ़ जाते हैं और यही कारण है कि भारत का संविधान आज तक सफलता की ओर अग्रसर रहा है। कभी भी इसे असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा है या उसे समाप्त करने की कोशिश कभी नहीं की गई है। इसी बात करेंगे हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। अब भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में वो चीजें रखी जो परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता के लिए सही हो, जैसे कि मूल अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या उनकी संपत्ति का अधिकार, सरकार पर नियंत्रण रखने का अधिकार, ऐसे सारी चीजों को उनके जनता के अनुकूल, जनता की आशाओं के अनुकूल रखा। जनता की सारी व्यवस्थाओं को उनमें स्वीकार किया गया, जनता की मांगों को स्वीकार किया गया, जनता के हित के लिए कार्य किए। ऐसे संविधान बनाया जो जनता के हित के लिए कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में जनता को कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता, क्योंकि अगर मैं आपके हित के लिए अच्छे से कार्य करूंगा तो आप मेरे विरोध थोड़ी करोगे। विरोध कब करोगे? जब मैं आपके हित को कार्य नहीं करूंगा तभी तो विरोध करोगे। नहीं, मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो आप विरोध करोगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरा विरोध क्यों कर सकते हो? नहीं करोगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी सफलता के जो सिद्धांत है वो बढ़ जाते हैं और वो सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। यही कारण है कि भारत का संविधान अब तक सफल रहा है। अब आगे जो टॉपिक आता है वो ये है कि भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। विलक्षण दस्तावेज
देखिए, इसका अर्थ है अद्भुत। अब वो क्यों है कि ये हमारे संविधान निर्माताओं की सूझबूझ दूरदृष्टि का परिणाम है कि 1947 में और 1950 में जब हमारा संविधान बना, उस समय में और आज के समय में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। तो उनकी दूरदृष्टि का परिणाम, उन्होंने पहले ही सोचा कि समय में आगे में ऐसा हो सकता है, तो हम ऐसा ही संविधान बनाकर दें, ऐसा संविधान बना के दें ताकि आगे वाली जनरेशन या आगे जो जनसंख्या आती है, आगे जो जनता आती है, वो भी उसका पालन करे, वो उनके अनुकूल हो। तो ये उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने बहुत सोच समझकर, आगे की भविष्य के लिए सोचकर हमारे लिए एक अच्छे से संविधान का निर्माण किया और हमने उसे आज तक स्वीकार किया हुआ है। नहीं देखो, 1950 से 2020 70 साल हो गए। 70 साल तक कोई भी संविधान इतना लंबा अधिक समय तक नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि जनरेशन में परिवर्तन होता है, लोगों की आकांक्षा उम्मीदों में परिवर्तन होता है। जब ऐसी स्थिति में परिवर्तन होता है तो संविधान समाप्त हो जाता है। लेकिन ये हमारे संविधान सभा के सदस्यों की एक दूरदृष्टि का परिणाम था कि उन्होंने आगे भविष्य के लिए सोचते हुए हमें एक ऐसा संविधान दिया जो आज तक कायम है। आज तक उसके सारे उपबंधों को बहुत अच्छे से वो जनता के अनुकूल कार्य करता है। इसलिए भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। समझ आया? क्यों? बता चुका मैं आपको कि भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है कि उन्होंने भविष्य के बारे में सोचकर उस समय एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो आने वाली पीढ़ी को भी उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता के अनुकूल हो, उन जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तभी तो सफलता क्यों होता है। तो ये चीजें यहाँ हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। अब अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो ये आता है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से देशों से क्या क्या उपबंध लिए गए हैं, जो हम आपको अगली वीडियो में करेंगे।